सोलो लेवलिंग के हवाले से आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूलर्स और मोनार्क्स की, और इन दोनों पे ही सोलो लेवलिंग की ज्यादातर स्टोरी बेस्ड होने वाली है। अगर आप मानवा पढ़ रहे हैं और आपको रूलर्स और मोनार्क्स की इतनी कोई खास समझ नहीं लग रही तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का हिस्सा बने और इनका हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि सुंग जिनवू के साथ क्या कनेक्शन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रूलर्स और मोनार्क्स पे जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग इस पूरे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का क्रिएटर है। एब्सोल्यूट बीइंग के पास इनफिनाइट पावर्स होती हैं जिसके चलते वो इस पूरी दुनिया को बनाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे मजा नहीं आ रहा था। मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था और वो बोर हो रहा था। फिर ऐसे में उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, और इस आइडिया के मुताबिक इस यूनिवर्स में मौजूद डार्कनेस और लाइट को लेकर एब्सोल्यूट बीइंग दो क्रिएचर्स बनाता है जिनको हम रूलर्स और मोनार्क्स के नाम से जानते हैं। यूं समझ लो कि एब्सोल्यूट बीइंग ने एंजल्स और डेविल्स बना दिए। एब्सोल्यूट बीइंग ने मोनार्क्स को इसलिए बनाया ताकि वो इसकी बनाई हुई दुनिया को तबाह कर सके, और रूलर्स को इसलिए बनाया ताकि वो इस दुनिया को तबाही से बचा सके। और फिर क्या था, दोनों ग्रुपों में घमासान जंग हो गई। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल तो जरूर होगा कि आखिर एब्सोल्यूट बीइंग ऐसा क्यों करेगा? जिन चीजों को उसने खुद बनाया उनको ही बर्बाद करने पर वो क्यों तुला हुआ है, और फिर उनको बचाने के लिए एक और क्रिएचर बनाता है? ये सब सुनकर तो एक अलग ही दिमाग में हलचल हो जाती है। इसकी रीजन तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि वो बोर हो रहा था और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो सबका सत्यानाश करता है। वैसे आपको डबल डेंजर का सीन तो याद ही होगा, जिसमें एक स्टैचू के हाथ में एक टैबलेट होता है और उस पे कुछ रूल्स लिखे होते हैं। उस डंजन में मौजूद आर्किटेक्ट उन रूल्स को एज अ गेम के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ओरिजिनली ये रूल्स एब्सोल्यूट बीइंग के लिए होते हैं। वैसे मैंने डबल डंजन पे भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि आर्किटेक्ट कौन है और ये डबल डंजन किस मकसद के लिए बनाई गई है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो बैक ऑन टू द टॉपिक। अगर आपको रूल्स याद हो तो वो कुछ इस तरह के थे। नंबर 1, वर्शिप द गॉड। ये रेफरेंस था एब्सोल्यूट बीइंग की तरफ कि हर किसी ने सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग की ही इबादत करनी है। दूसरा रूल ये था कि प्रेज द गॉड। डबल डंजन में तो हमने यही देखा था, उस डंजन में मौजूद स्टैचू इस रूल पर गाना गाने लग जाते थे, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग के सामने इस रूल का मकसद कुछ और ही था। रूलर्स और मोनार्क्स के दरमियान जंग में जो भी चीखें और आवाजें सुनाई देती थी उनसे एब्सोल्यूट बीइंग बहुत ज्यादा खुश होता था और उसको ही वो अपनी प्रेजिंग समझता था। तीसरे नंबर पे जो रूल है वो है प्रूव योर फेथ, और इस रूल में हर किसी को अपनी खून और जान के बदले में यह साबित करना होता था कि दे हैव फेथ इन गॉड। रूलर्स और मोनार्क्स के दरमियान जंग एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बस एक खेल था। रूलर्स और मोनार्क्स के दरमियान पावर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, इसलिए रूलर्स और मोनार्क्स के दरमियान जंग कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन रूलर्स इस खाना जंगी से तंग आ गए थे और वो इस जंग को खत्म करना चाहते थे। इसलिए एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास आता है, उसे कहता है कि आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दें ताकि हम मोनार्क्स को हरा सकें और इस दुनिया को तबाही से बचा सके। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग खामोश रहता है, उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट बीइंग इस जंग को ही खत्म कर दे तो उसका एंटरटेनमेंट का जरिया ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो किसी भी सूरत में इस जंग को नहीं रोकना चाहता। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग की इस खामोशी को देखकर रूलर्स को समझ लग गई थी कि एब्सोल्यूट बीइंग किसी भी सूरत में इस जंग को नहीं रोकना चाहता। इसलिए रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का ही प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन इन सभी रूलर्स में से एक रूलर ऐशबॉर्न, जो कि एक ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी है, इस सब के खिलाफ हो जाता है। ऐशबॉर्न सभी रूलर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर था और ऐशबॉर्न ही रूलर्स की आर्मी को लीड करता था, लेकिन ऐशबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के हक में नहीं था। इसलिए सारे रूलर्स ऐशबॉर्न के खिलाफ हो जाते हैं और ऐशबॉर्न को मारकर एब्सोल्यूट बीइंग को भी मार देते हैं, और फिर एब्सोल्यूट बीइंग को मारकर रूलर्स मोनार्क्स पर भी धावा बोल देते हैं और एक मोनार्क लीगिया यानी कि किंग ऑफ जायंट्स को बंदी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात काबिले फिक्र है कि एब्सोल्यूट बीइंग अपने ही बनाए हुए रूलर्स के हाथों मारा कैसे गया। हालांकि एब्सोल्यूट बीइंग के पास तो इनफिनाइट पावर्स मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो रूलर्स के हाथों मर गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? बहरहाल ये तो एक मिस्ट्री है जिसको मानवा में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। खैर, ऐशबॉर्न के मरते वक्त ये एहसास होता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स छुपा रखी थी, और ऐशबॉर्न जब मर जाता है तो वो दोबारा जन्म लेता है, लेकिन इस बार रूलर के तौर पर नहीं बल्कि मोनार्क के तौर पर, और उसे नाम दिया
जाता है मोनार्क ऑफ शैडो, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं जिसके जरिए वो डेड बॉडीज को शैडो में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि जितने भी लोग मरेंगे ऐशबॉर्न की आर्मी में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। तो जैसा कि रूलर्स मोनार्क्स पर धावा बोल देते हैं और लीगिया यानी कि किंग ऑफ जायंट्स को बंदी बना लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पावर ज्यादा रूलर्स के हाथों में चली जाती है। और ऐशबॉर्न को तो वैसे भी रूलर से सख्त नफरत हो गई थी, इसलिए ऐशबॉर्न मोनार्क्स के साथ हाथ मिला लेता है और फिर पावर दोबारा बैलेंस में आ जाती है। और एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद भी जंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही जंग बढ़ती रहती है ऐशबॉर्न और भी ज्यादा पावरफुल होता चला गया, क्योंकि जंग के दौरान जो भी मारे जाते थे, चाहे वो रूलर्स की साइड से हो या मोनार्क की साइड से, वो सारे ही ऐशबॉर्न की शैडो आर्मी में शामिल हो जाते थे। और ऐशबॉर्न की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर ना सिर्फ रूलर्स परेशान थे, बल्कि कुछ मोनार्क्स भी घबराने लगे। इसलिए दो मोनार्क्स, बीस्ट मोनार्क और फरास्ट मोनार्क, ऐशबॉर्न को मारने का प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन ऐशबॉर्न को मारने का प्रोग्राम इनका बढ़ जाता है। प्रोग्राम तो बढ़ गया क्योंकि ऐशबॉर्न इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था और ये दोनों मोनार्क जंग छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी हार नजर आ रही होती है। उसी मैदान जंग में रूलर्स भी आ जाते हैं और ऐशबॉर्न के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। और रूलर्स यहाँ पे ऐशबॉर्न से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उससे माफी मांगने के लिए आते हैं। और रूलर्स को अंदाजा भी हो गया था कि ऐशबॉर्न उनकी साइड ना आया तो जंग ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन ऐशबॉर्न अभी भी रूलर्स से खफा था, क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को मारा था। और ऐशबॉर्न रूलर्स को कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे तुम मुझे यहीं पर ही खत्म कर दो। लेकिन रूलर्स ऐशबॉर्न को नहीं मारते, बल्कि उससे माफी मांगकर चले जाते हैं। और इस सब के बाद ऐशबॉर्न सबकी नजरों से दूर चला जाता है। लेकिन रूलर्स और मोनार्क्स के दरमियान जंग फिर भी जारी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐशबॉर्न के जाने के बाद मोनार्क्स की पावर कम हो जाती है और इस जंग से मोनार्क्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए मोनार्क्स अपनी आर्मी को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए डायमेंशनल रिफ्ट में चले जाते हैं। अब मोनार्क्स को अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक नई दुनिया चाहिए थी, इसलिए वो अर्थ को चूज करते हैं और अर्थ पर आकर वो हर चीज को तबाह करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक रूलर्स धरती पर आते हैं तब तक हर चीज तबाह हो चुकी थी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के एक डिवाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है कप ऑफ रीइंकार्नेशन। और उस टूल का इस्तेमाल करके रूलर्स टाइम को 10 साल पीछे ले जाते हैं, जब हर चीज ठीक ठाक थी। लेकिन इस डिवाइन टूल को इस्तेमाल करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोनार्क्स धरती पर दोबारा धावा बोल देते हैं और जब तक रूलर्स धरती पर दोबारा पहुंचते हैं तब तक हर चीज फिर तबाह हो चुकी थी। इसलिए ये सिस्टम तो चलता रहा, मतलब कि मोनार्क्स आते रहे, फिर रूलर्स आते रहे, उसको सुधारने के लिए कप ऑफ रीइंकार्नेशन टूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। लेकिन नतीजा सिर्फ एक ही होता था, डिस्ट्रक्शन। इस डिवाइन टूल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। पहला ये कि इस टूल की एक लिमिट थी, मतलब कि इसको एक हद तक ही इस्तेमाल किया जा सकता था। और दूसरा, जब भी इस टूल को इस्तेमाल किया जाता तो टाइम 10 साल पीछे तो चला जाता था और दुनिया भी बिल्कुल वैसे हो जाती थी जैसे 10 साल पहले थी और इंसानों की याददाश्त भी चली जाती थी। लेकिन मोनार्क्स के हवाले से ये मामला उलट था। ना ही मोनार्क्स की याददाश्त जाती थी और ना ही उनकी पावर्स कम होती थी। और मोनार्क्स को भी ऐसा ऐसा समझ आने लगी थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और मोनार्क्स उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब ये डिवाइन टूल काम करना बंद कर देगा। इसलिए रूलर्स इस तबाही को रोकने के लिए अपनी कुछ पावर्स इंसानों में डाल देते हैं और इस तरह अवेकनिंग का मरला शुरू हो गया था, जो हमने पहली एपिसोड में देखा था। और फिर इस तरह धरती पर हंटर्स भी वजूद में आने लगे। रूलर्स का ये ख्याल था कि अगर हम पूरी इंसानियत को नहीं बचा सकते तो कम से कम कुछ गिने चुने इंसानों को तो बचा ही सकते हैं। रूलर्स इंसानों को और भी ज्यादा पावर देने के लिए टेम्परेरी डंजन्स बनाते, जहाँ पे ह्यूमन स्ट्रेन्स भी होते रहते और माना क्रिस्टल के जरिए वो अपनी पावर में और भी ज्यादा इजाफा कर सकते। लेकिन मोनार्क्स भी प्लान्स बनाने में पीछे नहीं थे। वो भी इसी माना को इस्तेमाल करके धरती पर ट्रैप्स बना रहे थे। मतलब कि दोनों तरफ से ही स्कीमिंग चल रही थी। शैडो मोनार्क ह्यूमंस में इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने आर्किटेक्ट की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके जरिए वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो उसकी पावर्स को इनहेरिट कर सके। तो जैसा कि हमें पता है कि ऐशबॉर्न की पावर सुंग जिन्वो ही इनहेरिट करता है। शुरू में ऐशबॉर्न और आर्किटेक्ट का प्लान तो यही था कि ऐशबॉर्न सुंग जिन्वो के जिस पर फुल कंट्रोल हासिल कर लेगा और ऐशबॉर्न मोनार्क्स को ज्वाइन कर लेगा।
पड़ेगा। लेकिन ऐश बॉर्न ह्यूमंस में इतना इन्वेस्टेड हो जाता है कि वो सुंग जिनवो पर ही छोड़ देता है कि वो जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। फिर इस तरह सुंग जिनवो ह्यूमंस की साइड ही चुनता है और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सारे मोनार्क्स को मार देता है। और मोनार्क्स के मरने के बाद रूलर्स की परेशानी भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि अब उनको मोनार्क्स के साथ जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह रूलर्स और मोनार्क्स का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। तो रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।